हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसी क्रम में चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है साइटोलॉजी और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोलॉजी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोशिका का अध्ययन विज्ञान की साइटोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जबकि बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा विकल्प है रॉबर्ट हुक, तीसरा विकल्प है लीeuwenhoek और चौथा लुई पाश्चर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया, जिसमें इन्होंने कोशिका का सबसे पहले वर्णन किया था। दोस्तों, इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था और लीeuwenhoek ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। जीवाणु विज्ञान का जनक भी लीeuwenhoek को ही कहा जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुई पाश्चर को कहा जाता है, जिन्होंने रेबीज के टीके की खोज एवं दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी। तो इस प्रश्न से रिलेटेड आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, कोशिका या सेल की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा रॉबर्ट हुक, तीसरा विकल्प है पुरकिंजे और चौथा विकल्प है हक्सले। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रॉबर्ट हुक। दोस्तों, अभी हमने बताया रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक है माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में सेल यानी कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ या चैम्बर होते हैं, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। दोस्तों, जानने योग्य बात यह है कि कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो इस प्रश्न से रिलेटेड इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। 4 विकल्प दिए गए हैं, केंद्रक, गुणसूत्र, कोशिका और डीएनए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कोशिका। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई का मतलब क्या है। तो सबसे पहले संरचनात्मक इकाई का तात्पर्य है जिस प्रकार एक घर बनाने में एक एक ईंट को जोड़कर घर का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवधारियों के शरीर के निर्माण में कोशिका का प्रयोग होता है। एक एक कोशिका ही जुड़कर एक विशाल शरीर का निर्माण करती है। शरीर या बॉडी चाहे मनुष्य की हो, प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया की हो, सभी का निर्माण कोशिका से हुआ है। मूलभूत कार्यात्मक इकाई का क्या मतलब है, इसको जानिए। सजीवों में होने वाली समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं, जिसे उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, अंतिम रूप से कोशिका या सेल में ही होती है। चाहे श्वसन हो, पोषण या फिर उत्सर्जन हो, ये सभी क्रियाएं सेल यानी कोशिका में होती है। फेफड़ा श्वसन का मुख्य अंग जरूर है, परंतु अंतिम स्तर पर श्वसन कोशिका में होता है, जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आपको जानना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, सबसे छोटी पादप कोशिका है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, जीवाणु, दूसरा विकल्प है न्यूरॉन, तीसरा विकल्प माइकोप्लाज्मा और चौथा विकल्प है यीस्ट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी पादप कोशिका या कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है।
तो इसको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, सबसे बड़ी पादप कोशिका है। 4 विकल्प दिए गए हैं, माइकोप्लाज्मा, दूसरा विकल्प है कपास के तंतु, तीसरा विकल्प न्यूरॉन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कपास के तंतु। माइकोप्लाज्मा जो कि पादप की सबसे छोटी कोशिका होती है, लेकिन कपास के तंतु जो होते हैं इसकी कोशिका 55 से 60 मीटर तक लंबी होती है। कपास जो कि सेलुलोज होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका है। 4 विकल्प दिए गए हैं, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, न्यूरॉन तथा चौथा विकल्प है कपास के तंतु। तो दोस्तों सबसे बड़ी जंतु कोशिका जो होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, जो कि 1 से 1.7 मीटर तक लंबी होती है। इसके अलावा दोस्तों माइकोप्लाज्मा जो कि सबसे छोटी पादप कोशिका होती है, कपास के तंतु सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। ये है प्रश्न। पहला विकल्प है यकृत कोशिका, दूसरा विकल्प है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तीसरा विकल्प है माइकोप्लाज्मा, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यकृत में पाई जाने वाली कोशिका को कुफर कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है, न्यूरो सिस्टम की इकाई होती है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रॉबर्ट हुक ने, दूसरा वाटसन तथा क्रिक ने, तीसरा विकल्प है स्लाइडन तथा स्वान ने, चौथा विकल्प है डार्विन ने। तो दोस्तों स्लाइडन तथा स्वान ने 1838-39 में सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं, जैसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, फिर भी सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। आखिरी पॉइंट ये है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या क्रिएटर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर है। पहला विकल्प है कोशिका कला, दूसरा विकल्प है केंद्रक कला, तीसरा राइबोसोम, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर केंद्रक कला का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला नहीं होती। अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं, तथा जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को हमारे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।